चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है द दिल्ली सुल्तान। In the chapter second, we have saw the regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with the Delhi as its capital? That was the because Delhi became an important city only in the 12th century. हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़ा था जहाँ पर कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था, और जो सेंटर था कावेरी डेल्टा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो था, एक किंगडम के रूप में उभरा था और बहुत बड़ा क्षेत्र था। लेकिन वहाँ पर कोई ये इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई गई थी कि भी जो है दिल्ली किंगडम की राजधानी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो दिल्ली थी उस समय तक कोई इम्पोर्टेंट सिटी नहीं थी, और ये तो जो इसका विकास जो 12th सेंचुरी के बाद इसके अंदर हुआ भी। टेक अ लुक at table number 1. Delhi first became the capital of kingdom rule under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to the Chahmanans. टेबल 1 को देखिए। जो दिल्ली थी वो सबसे पहले जो कैपिटल जो किंगडम बना था वो तोमर राजपूत के अंडर में मिला था, जो क्या है बाद में क्या है अभी 12वीं शताब्दी के मध्य में उनको क्या चौहान्स ने उनको हरा दिया था अजमेर के भाई। It was under Tomars and Chauhanas that Delhi was become an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here, called Dahili Wall, had a wide circulation. उसके बाद है जो ये सेंटर था चौहान्स और तोमर जो लोग थे, तोमर राजपूत थे, उनके अंडर में क्या है ये जो शहर था ये काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ। यहाँ पर जो जैन जो लोग थे, मर्चेंट्स थे जो जैन, तो वहाँ पर उन्होंने अपने शहर बसाने शुरू किए और व्यापार शुरू किया, शहर बसाए। यहाँ तक कि क्या अभी मंदिरों का निर्माण करवाया, वहाँ पर जो है सिक्के वगैरह ढालने शुरू कर दिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर वो आपका बनना शुरू हो गया था। उसके बाद जो सिक्के थे ये डालते थे उनको दहली वाल के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में इसका सर्कुलेशन होता था, बड़ी मांग थी भाई। The transformation of Delhi into the capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. यदि हम बात करें दिल्ली एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में जो उभरी थी, तो उसकी जो शुरुआत है की भी तो सुल्तान जो दिल्ली के सुल्तान थे जो 13th सेंचुरी के अंदर जो उन्होंने इसको बसाना शुरू किया था। टेक अ लुक एट द टेबल अगेन, आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। टेबल नंबर 1 को देखें और दोबारा से इसको देखने का प्रयत्न करें कि जो 5 विशेष प्रकार के जो हैं हमारे जो किंगडम्स थे जिसने क्या दिल्ली को एक कैपिटल सिटी के रूप में, एक डेंसिटीज़ थी जो उन्होंने क्या दिल्ली सल्तनत के रूप में उसको डिफ़ाइन किया गया थी। ये आपके सामने दिखाया गया है और हमने आपको बोला था कि भी आप ये बनाएंगे। जैसे ये बनाया गया सिरी है, कुलदेशेक है, तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है, फिरोजाबाद है। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थी, डेंसिटीज़ थी जिसने दिल्ली सल्तनत को क्रिएट करके दिया। The Delhi Sultans built many cities in the area that we know as Delhi. Look at the map 1 and look at Delhi, Kuhna, Siri and जहाँपनाह। दिल्ली जो सुल्तान थे उन्होंने क्या दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत बड़े एरियाज़ के अंदर अपने शहर बसाए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जिसके अंदर आज हम उसको क्या दिल्ली के रूप में उसको जानते हैं भाई। ठीक है, इसमें लोकेट करें 2 स्थान, दिल्ली, कुहना और सिरी और जहाँपनाह। उस स्थान है जो हमने पहले भी पढ़ लिए थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें भाई। ऑल्दो इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल्स आर स्टोरीज, तारीख रिटन इन द पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं यदि हम बात करें, जो इंस्क्रिप्शन रही हैं वहाँ पर कॉइन्स जो छापे गए थे उस समय, वहाँ का जो आर्किटेक्चर स्टाइल किस प्रकार से था वो बनाया जाता था। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, खासकर जो इतिहासकार हैं उनको जानने का प्रयत्न कर सकते हैं कि वो किस प्रकार की जो चीज़ें इतिहास के बारे में करते थे, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हिस्टोरिकल्स इसको क्या तारीख या तवारीख के रूप में इसको क्या है वो डिफाइन करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी, और जो उस समय क्या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रमुख लैंग्वेज हुआ करती थी। The authors of Tawarikhs were learned men, secretaries, administrators, poets and courtiers who both recorded events and advised rulers on the governance, emphasizing the importance of just rule.
उसके बाद है, यदि हम बात करते हैं जो ऑथर हैं तवारिक्स के, जो लिखने वाले थे, वो बहुत ही ज़्यादा जो शिक्षित लोग होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग थे, जिनको ज्ञान था, वो सेक्रेटरीज हो सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स और पोइट्री आर्ट यानी कि जो है दरबारी वगैरह हो सकते थे, कवि वगैरह हो सकते थे। वो क्या सारी की सारी घटनाओं को क्या करते थे, उनको लिखते थे, रिकॉर्ड के रूप में रखते थे। इसके अलावा जो है राजा होते थे, तो दिल्ली सुल्तान तो होते थे, तो उनको वो एडवाइस देते थे कि भी आप किस प्रकार से अपना जो शासन को वो चला सकते हैं। Keep the following additional detail in minds. The author of Tawariks lived in the cities mainly Delhi and hardly in the villages. तो थोड़ी सी जो आपने बात ध्यान में रखनी है कि जो ये तवारिक्स जो लिखने वाले थे, या फिर जो राइटर्स होते थे तवारिक्स जो लिखते थे, तो वो शहर के अंदर रहते थे, ठीक है, या फिर कुछ काफ़ी कम चांसेस थे कि भी वो शहरों के अंदर देखने को मिलेंगे। They often wrote their histories for the sultans in the poet hope of rich rewards. वो इनके बारे में जो है बढ़ा चढ़ा कर लिखने का प्रयत्न करते थे, राजा महाराजाओं के बारे में, राजाओं के बारे में। तो वो ऐसा इसलिए करते थे कि भी राजा जो खुश होकर उनको क्या रिवार्ड्स देंगे भी। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on the birthrights and the gender disintegrations. Their ideas were not shared by everyone. उसके बाद यदि हम बात करें, जो ये ऑथर होते थे, जो रूलर्स को क्या करते थे, कुछ मतलब क्या आदर्श सामाजिक चीज़ें बताने का प्रयत्न करते थे। तो उसमें वो बताने का प्रयत्न करते थे कि भी जो जो बर्थ राइट्स होते हैं, जो उनको जन्म से जो अधिकार दिए जाते हैं वो होने चाहिए, या फिर जो जेंडर डिसइंटीग्रेशन होती थी वो होनी चाहिए। हालांकि जो चीज़ें थी ये सभी लोग क्या करते थे, वो पसंद नहीं करते थे, सारे का सारा समाज, कुछ लोग उनसे मतलब उनके फेवर में नहीं थे इस चीज़ के। In 1236, सुल्तान इल्तुतमिश द डॉटर्स रजिया बिकम ए सुल्तान। इम्पोर्टेंट डेट अभी 1236 में जो है इल्तुतमिश की जो लड़की थी रजिया सुल्तान, वो रजिया सुल्तान बनी थी। द क्रॉनिकल ऑफ द एज, मिनाज सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज एबल टू एंड क्वालिफाइड देन all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as a ruler, nor were the nobles happy at the attempts to the rule इंडिपेंडेंटली। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। उसके बाद जब वो शासक बनी, तो हालांकि जो उसके भाई थे दूसरे, तो उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी वो, और उसका राइट्स था। लेकिन जो हमने बात की ना कि वो बर्थ राइट्स और जेंडर डिसइंटीग्रेशन, जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव वगैरह होता था, तो उसके कारण क्या लड़की थी तो उसको शासक नहीं बनाया जाता था। तो उससे क्या जो नोबल व्यक्ति होते थे जो वो उससे नाराज़ थे। इसी वजह से क्या 1840 के अंदर क्या उसको गद्दी से भी क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। आगे बात करते हैं गैरिसन टाउन्स टू द एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गैरिसन टाउन्स जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आर्मीज होती है वो वहाँ पर स्टैंड करती है, उसको गैरिसन टाउन्स कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, हम देखते हैं। इन द अर्लियर 13th century द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई garrison. The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore depend upon the trade, tribute or plunder for the supplies. उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भाई जो 13th सेंचुरी के अंदर थी, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या था कि भाई उन्होंने किले वगैरह बनाए थे और गैरिसन टाउन्स उन्होंने क्रिएट किए थे, और दिल्ली सुल्तान थे वो शायद ही कंट्रोल कर पाए थे। कभी कभी ही जो हिंटरलैंड होता था, इंटरलैंड का मतलब होता है कि जो किसी भी नदी या समुद्र के उस पार का एरिया हो सकता है, वैसे तो इंटरलैंड बोला जाता है द एरिया बिहाइंड द सी कोस्ट और रिवर, तो नदी के उस पार आप कह सकते हैं। तो उनको काफ़ी कम बार ही वो उनको कंट्रोल कर पाते थे, और इसी वजह से क्या है उनको वहाँ पर ट्रेड और उनके ट्रिब्यूट्स थे, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि वो गिफ्ट वगैरह की बात थी, या फिर उनको लिए क्या कि भी वो लूट पाट मचाते थे, तो उनके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहना पड़ता था। Control garrison town in the distant Bengal and the Sindh where Delhi was extremely difficult. Rebellions were even bad weather could snap fungal communication routes. Delhi authority was also challenged by the Mongol invasion from the Afghanistan and by the governors who rebelled at the sign of the Sultan's weakness. The Sultan barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of the Ghiyasuddin Balban and further expansion under अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो जैसे ही जो गैरिसन टाउन थे जो कंट्रोल किए जाते थे, हालांकि जो उन्होंने क्या है वो
बंगाल के अंदर काफ़ी दूर तक वो साम्राज्य उन्होंने अपना फैलाया था, वहाँ पर बैठते थे। जिले जैसे कि बंगाल है, उसके बाद सिंध और पंजाब, और हमारे पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा लगता हुआ दिल्ली है। तो इनके ऊपर लगातार इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर जो राज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये तीनों स्थान है, देखो बंगाल कहाँ पर था, उसके बाद सिंध और दिल्ली आपके थोड़ा सा जो है काफ़ी दूर दूर के पोर्शन होते थे। उसके बाद क्या है कि भी समय समय पर क्या है कि भी विद्रोह होते रहते थे, लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी। कई बार जो है हमारा जो वेदर सिस्टम होता है वो काफ़ी ख़राब रहता था, और ये जो इनकी जो है कम्युनिकेशन होता था आपस में जो है इतनी दूर दूर तक, वो क्या काफ़ी कट फट जाता था भी। उसके बाद है कि भी जो है इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत थी, जो ये बताने का प्रयत्न किया गया भी, ये जो दिल्ली सल्तनत थी, उसके बाद क्या है कि भी मंगोल है जो सेंट्रल चाइना की बात कर सकते हैं यहाँ पर, मंगोलिया। तो यहाँ से क्या है कि भी आक्रमण किया जाता था, या फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से चले आ जाए मंगोल होते थे। तो यहाँ से जो चीन के रास्ते, और यहाँ पर जो इस एरिया के ऊपर ये एरिया है, यहाँ से आप लगा सकते हैं, और एक यहाँ से, तो इनके ऊपर क्या लगातार आक्रमण होते रहते थे। तो इनको वहाँ से भी क्या है, उनसे भी जो है अपने आप को बचाना होता था। इसके लिए जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो खुद उनके खिलाफ़ जो लड़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भी जो है जो दिल्ली के सुल्तान अगर मामूली से भी अगर उनको लगता है कि भी वो वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए, तो वो उनके खिलाफ़ क्या अपना मतलब क्या कि अपना विद्रोह शुरू कर देते थे भी। उसके बाद यदि हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो ये जो है गियासुद्दीन बलबन रहे हैं, जो इसके अंदर क्या है कि भी जो दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विस्तार हुआ है, और आगे जाकर विस्तार है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में भी ये देखने को मिला है। The first set of the campaign along the internal frontiers of the Sultanate aimed at the consolidation the hinterlands of the garrison town. During these campaign, forests were cleared in the Ganga Yamuna Doabs, and the hunters gathered and pastoralists expelled from their habitats. उसके बाद जो ये कैंपेन चलाए गए हैं, ये जो लूटपाट की बात की गई है, इनको कंट्रोल करने की जब हम बात करते हैं, तो समय समय पर अपने अलग अलग से अभियान चलाए गए हैं, और ख़ासकर जो है दिल्ली सल्तनत की जो भीतरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनको कब्जा करने का प्रयत्न किया गया है, और यहाँ तक कि क्या भी उगाया गया, वहाँ पर गैरिसन टाउन विकसित किए गए हैं। और इसी वजह से क्या है कि भी जब वो अंदर की ओर घुसे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट होते थे उनको क्लियर कर दिया गया था। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो गंगा और यमुना नदी का जो दोआब होता है, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको दोआब कहते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो शिकारी होते थे बेचारे, वहाँ पर सिंह रैण का कार्य करने वाले होते थे, और जो है पशुचारक होते थे, तो वहाँ पर उनको क्या वहाँ से धकेल दिया गया था और आगे की ओर शिफ्ट कर दिया गया था भाई। बस भाई आज के लिए हमारे लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे।